तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के क्लास 12th की इंग्लिश की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल इसका पहला क्लास था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप जाकर देख ले, या इस चैनल के माध्यम से जाकर आप उसको देख सकते हैं। इसमें हम लोग रेनबो बुक जो है उससे तैयारी कर रहे हैं, और जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये इसका लेक्चर 2 है। कल हम इसका लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पैराग्राफ 1 से लेके पैराग्राफ 6 तक हम लोग कवर किए थे। आज 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और आते हैं 7th पे। हाँ, तो 7th में अब आगे क्या होता है देखिए। They further reasoned that large cities were a snare and a useless incumbrance and not would be happy in them। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि आगे उन लोगों ने विचार किया कि बड़े नगर एक जाल और बोझ है। ठीक है ना, बड़ा नगर क्या है, एक जाल और एक बोझ जैसा है। ठीक है, जिसमें लोग खुश नहीं रह सकते हैं। that they would be gangs of that there would be gangs of thieves and robbers। ठीक है, वहाँ पे क्या है कि ये चोरों का समूह है, लुटेरे हैं, प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वैश्याएं हैं, वाइस फ्लशरिंग इन देम दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन। ठीक है, और इस प्रकार से है वहाँ पे कि वैश्याएं और दुष्टतापूर्ण बुराइयों का बोलबाला तेज़ी से उस वहाँ पे बढ़ रहा है, और धनी लोग वहाँ पे गरीब को क्या करेंगे, लूट लेंगे। ठीक है, दे वेयर देयर फॉर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेजेस, इसलिए वे लोग अपने छोटे गाँवों से क्या संतुष्ट थे। अब आते हैं 8वें पैराग्राफ पे। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर inferior टू द वर्ल्ड्स स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। तो यहाँ पे बताया जाता है कि उन लोगों ने जाना कि राजा एवं उसके तलवार नैतिकता से छोटी एवं निम्न है। ठीक है, एंड दे देयर फॉर हेल्ड द सोवेरिन्स ऑफ द अर्थ एंड टू बी inferior टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। तो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि और उनके साम्राज्य ऋषियों और फकीरों की दुनिया से क्या है, छोटा है। ए नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये ऐसे संविधान से परिपूर्ण राष्ट्र दूसरों से सीखने की बजाय उन्हें शिक्षा देने में क्या है, कुशल हैं। दिस नेशन हैज़ हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वेयर अ विद इन बाउंड्स। ठीक है, यानी इस राष्ट्र के पास, इस देश के पास क्या है, न्यायालय है। ठीक है, इस ये वकील है, डॉक्टर है। ठीक है, लेकिन वे सभी क्या है, बंधन में हैं, उन सभी पे लिमिटेशन है। ठीक है, अपने वो लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपरियर, सभी को पता है, सभी जानते थे कि ऐसे व्यवसाय किसी भी तरह उत्कृष्ट नहीं थे। मोर एवर दीज वकील्स एंड वेट्स डिड नॉट रॉब पीपुल, दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल डिपेंडेंट्स नॉट देयर मास्टर्स। तो यहाँ बताया जा रहा है फिर भी ये वकील और वैद्य जो है जनता को लूटते नहीं थे, वे जनता पर निर्भर माने जाते थे। वे क्या थे, जनता के सेवक थे। ठीक है ना, और मालिक नहीं थे। ठीक है, जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्याय स्वीकार करने योग्य एवं पारदर्शी था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्यूर पीपुल इनटू देम। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि न्यायालय से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द ऑर्डिनरी रूल्स वाज एवॉइड कोर्ट्स, यानी कि न्याय जो था वो क्या था, ये न्यायालय से दूर रहना साधारण नियम था। ठीक है, इसमें उसमें उन लोगों को फुसलाने वाले लोग
नहीं थे, ठीक है ना। दिस एविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह बुराई भी केवल राजधानी एवं उसके आसपास देखी जाती थी। फिर यहाँ पे दिया जा रहा है द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोएड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, यानी जो कॉमन पीपुल थे, यानी जो सर्वसाधारण स्वतंत्र एवं कृषि कार्य में जो मतलब जो लोग थे वे क्या कृषि कार्य में ही शामिल रहते थे, ठीक है ना, कृषि कार्य में लगे रहते थे। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, ठीक है, वे सच्चे घरेलू कानून को, ठीक है ना, होम रूल को ये आनंद लेते थे, ठीक है ना, उनको और बाहरी दुनिया से ज़्यादा लेना देना नहीं था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 9th पैराग्राफ में आ जाएंगे, ठीक है। 9th पैराग्राफ को देखते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, यानी कि भारतीय सभ्यता जैसे कि मेरे द्वारा डिस्क्राइब किया जा रहा है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, ठीक है। भारतीय सभ्यता को मैं जिस तरह से व्याख्या कर रहा हूँ वैसे ही व्याख्या वे लोग भी करते हैं जो इसमें क्या करते हैं, जो इसके वोटरीज हैं, यानी कि जो उसमें विश्वास करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। विश्व के यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के किसी भी पार्ट में ऐसा नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन दे ऑल बिन अटेन परफेक्शन, ऐसा कोई भी सभ्यता नहीं है जिसमें सबों को पूर्णता को प्राप्त हो, ठीक है ना, यानी जिसमें सब कोई परफेक्ट हो, ऐसा कोई भी सिविलाइजेशन या ऐसा कोई भी दुनिया का सभ्यता नहीं है, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल विंग्स। इंडियन सिविलाइजेशन का टेंडेंसी, इंडियन सिविलाइजेशन का प्रवृत्ति क्या है, मोरल विंग्स को एलिवेट करना, यानी मोरल विंग्स को बढ़ावा देना, नैतिकता को बढ़ावा देना। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ टू प्रोपागेट इमोरलिटी, और जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, वो प्रोपागेट करता है, वो फैलाता है इमोरलिटी को, वो अनैतिकता को फैलाता है। द लेटर इज़ गॉडलेस, यानी लेटर यानी बाद वाला, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो गॉडलेस है, यानी भगवान विहीन है, इसको भगवान से ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये नास्तिक है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ, और जबकि पहले वाला यानी इंडियन सिविलाइजेशन है उसमें लोग क्या भगवान में विश्वास करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बी होप्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर्स ब्रेस्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रकार से इसी समझ और विश्वास के कारण भारत से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता से ठीक उसी तरह जुड़ना जरूरी है जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपकता है, ठीक है। तो 9th तक हम लोग कवर कर लिए। अब 10th में आते हैं। आई एम नो, कहते हैं गांधी जी कि आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, यानी ऐसा नहीं है कि मैं पश्चिम का विरोधी हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, यानी मैं पश्चिम का तो बहुत ही आभार मानता हूँ। फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जिसमें वेस्टर्न लिटरेचर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं पश्चिम का आभार मानता हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन टू फॉर टीचिंग मी दैट इफ़ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, that is we must shun it at all costs। तो यहाँ पे गांधी जी बताते हैं कि मैं आधुनिक सभ्यता के प्रति कृतज्ञ जाहिर करता हूँ और उसने मुझे यह सिखलाया है कि यदि भारत को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना है तो मैं अपने भारतीय जनता से खुले दिल से कहना चाहूँगा कि वर्षों तक आधुनिक सभ्यता के अनुभवों के आधार पर मैंने यह सीखा है कि किसी भी कीमत पर हमें उससे दूर रहना चाहिए, यानी कुछ भी हो हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन से
दूर रहना है, हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन से दूर रहना है। भले उससे कुछ सीखने को मिलता है लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन भी बन जा रहा है कि व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कल के लेक्चर में हम लोग देखे थे व्हाट इज सिविलाइजेशन, आज के लेक्चर में मिल गया व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ठीक है, इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस। इट इज़ यहाँ पे क्या मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता जो है वो भौतिकता की पूजा है, यह हमारे अंदर की पाशविकता की पूजा है या पशुता की पूजा है, ठीक है ना। यह जो है इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ ट्रेम्प ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो इसमें बताया जा रहा है कि यह पूर्णतः भौतिकवाद है। यदि हर कदम भौतिक सभ्यता की बात न सोचे तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। इसमें पूरी तरह से लोग क्या करते हैं, भौतिकवाद को ही सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 12th पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशंस। इसमें बताया जा रहा है कि दो सभ्यताओं के गुण दोषों की तुलना करना व्यर्थ नहीं तो अनावश्यक जरूर है, ठीक है ना। यानी दो सिविलाइजेशन के गुण को दोष को, देखिए यहाँ पे वे मतलब क्या होता है, दोष, ठीक है, सॉरी वे मतलब क्या होता है, वे मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मापना तौलना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरिट गुण और अवगुण को जो है ये मापना दो सिविलाइजेशन का ये व्यर्थ है, लेकिन और साथ ही साथ अनावश्यक भी है। इट इज़ लाइकली दैट द वेस्टर्न हैज़ इवोल्व अ सिविलाइजेशन suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our conditions, and both are good in their own relative sphere। इसमें बताया भी जा रहा है कि सही है कि पश्चिम ने वैसी सभ्यता को विकसित की है जो उसके जलवायु और वातावरण के अनुकूल है, उसी तरह हमारी सभ्यता जो है हमारे परिवेश के अनुरूप है, और दोनों ही अपने परिवेश के अनुसार ठीक है। यानी दोनों में से किसी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा सोचना कि हाँ ये गलत है ये सही है, दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है ना। जो उनको सूट करता है वो लोग उसको फॉलो करते हैं, जो हमें सूट करता है हम लोग उसे फॉलो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्टिंग्विशिंग ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसमें बताया जा रहा है कि आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट लक्षण यह है कि इनमें मानव इच्छा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, ठीक है। जबकि प्राचीन सभ्यता जो था उसकी विशिष्टता यह है कि इसमें चाहतों पर नियंत्रण की बात की गई है, ठीक है ना। यानी कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन imperative restriction upon and a strict regulation of these wants। इन चाहतों पे ये प्राचीन सभ्यता में क्या किया गया था, ये रोक लगाया गया था, ठीक है ना। जबकि आधुनिक सभ्यता में ऐसा नहीं है। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिबलनेस arises really from wants of living, faith in future state and therefore also in divinity। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि भविष्य की अवस्था और परम सुख की भावना से आधुनिक असंतोष पैदा होता है, जबकि प्राचीन या पूर्व की सभ्यता में चाहतों पर अंकुश की बात भविष्य के साथ परम सत्ता के अस्तित्व में क्या होती है। यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि द रेस्ट्रेंट ऑफ एन एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम बिलीफ often in spite of ourselves in a future state and existence of divine power। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि भविष्य की अवस्था और परम सुख की भावना से आधुनिक असंतोष पैदा होता है, जबकि प्राचीन या पूर्व की सभ्यता में चाहतों पर अंकुश की बात भविष्य के साथ परम सत्ता के अस्तित्व में विश्वास के कारण पैदा हुआ है, ठीक है ना। अब 14th नंबर को हम लोग देखते हैं। तो देखिए सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रूल्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग
ऑफ रेसिस्ट। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ आधुनिक आविष्कार इतने मतलब ये पागलपन है उसमें, आधुनिक कुछ ऐसे आविष्कार हैं कि उन्हें सहन नहीं किया जा सकता। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन रेसिस्टेंस। मुझे इसमें कतई संदेह नहीं है, इसमें बिल्कुल ये डाउट नहीं है कि मानव की वास्तविक विजय सहनशीलता में है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात गांधी जी कहे हैं कि हमें कभी भी जो है परमानेंट एक मोमेंट्री प्लेजर के लिए कभी भी परमानेंट गुड को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। क्षणिक सुख के लिए एक जो परमानेंट अच्छाई है, हमेशा के लिए अच्छाई है, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कई लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं। गांधी जी कहते हैं कि हम लोग जो हैं ये हम अस्थाई सुख को क्षणिक सुख में बदलने के खतरे में हैं। अस्थाई सुख को क्षणिक सुख में हम बदल सकते हैं अगर हम लोग पश्चिमी सभ्यता को फॉलो किए। फिर 15th नंबर बताते हैं, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, ऑफ द स्पिरिट, ऑफ द सोल। इसमें बताया जाता है कि पश्चिम ने भौतिकता के क्षेत्र में आश्चर्यजनक खोज की है और ठीक पश्चिम की तरह हिंदुत्व ने उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक खोज धर्म और नैतिकता एवं आत्म के क्षेत्र में की है। बट वी हैव नो आइज फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हम लोग ही हैं कि इन महान खोजों को देखने के लिए हमारे पास देखने की आंखें हमारे पास नहीं है। वी आर डेजर्ल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। यानी कि हम लोग जो हैं उस चकाचौंध में खो गए हैं जो पश्चिम के विज्ञान ने खोजा है। ठीक है, आई एम नॉट इनेमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। ये बताते हैं कि मैं उसे इनेमोर्ड नहीं हूँ, मैं उसे खुश नहीं हूँ। ठीक है ना, मैं उस विकास से खुश नहीं हूँ। इन फैक्ट इट ऑलमोस्ट सिम्स एज दाउ गुड इन हिज विजडम हैज़ प्रिवेल्ड इंडिया फ्रॉम इसमें बताया जा रहा है कि आई एम नॉट इनेमोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। ठीक है ना, ये बताते हैं कि मैं उस प्रोग्रेस से खुश नहीं हूँ, मैं उस प्रोग्रेस से खुश नहीं हूँ, मैं उस विकास से खुश नहीं हूँ। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने भारत को उस दिशा में बढ़ने से क्या है, रोका है। ठीक है, और आगे इसके पढ़ेंगे हम लोग 17th से लेके 14th पैसेज को कल कवर करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ध्यान से आप लोग सभी टॉपिक को, सभी टर्म को ध्यान से सुनिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत हेल्पफुल है। इससे आपका वर्ड मीनिंग भी फाइनल होगा और आप इससे जो है क्वेश्चन आंसर भी क्लियर कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर पाएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग 8 बजे, और 8 बजे हम लोग ग्रामर को डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक को उसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो अगर अच्छा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जानकारी मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।